देश भर में दीपावली त्योहार की धूम मची हुई है। उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। उत्तराखंड में भी दिवाली पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, यमकेश्वर विधायक रेणु बेस्ट, डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने मुलाकात कर आपस में एक दूसरे को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। वहीं बीजेपी मुख्यालय देहरादून में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई, बधाइयां दी गई। आतिशबाजी करते हुए इस दीपोत्सव की शुरुआत वहां पर हुई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की है। वेट करना पड़ेगा। तो तस्वीरें भी अभी आपने देखी। बीजेपी मुख्यालय से आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव पूजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दीपावली पूजन कार्यक्रम का वहां पर आयोजन हुआ, इसका शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे। बतौर मुख्य अतिथि वो वहां पर शिरकत करते नजर आए और उसके बाद फिर आतिशबाजी के साथ वहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत देखने को मिली। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है। सही जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ का आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। सभी समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। वहीं उत्तराखंड के कर्मचारियों को धामी सरकार की तरफ से दीपावली का तोहफा। दीपावली पर उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाकर ये बड़ी सौगात दी। सरकारी कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया, जिसको लेकर वित्त सचिव ने आदेश जारी कर दिया। महंगाई भत्ता अब 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, जिनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इस भत्ते का फायदा राज्य सरकार के सभी नियमित पूर्णकालिक कार्य प्रभावित कर्मचारी और यूजीसी से जुड़े पदाधिकारी भी ले सकेंगे। साथ ही 30 दिनों का बोनस भी जारी किया गया। उत्तराखंड के अंदर अब दीपावली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। जी हां, सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश संशोधित कर दिया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। बता दें आपको, दीपावली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। कोई 31 अक्टूबर कह रहा था, कोई 1 नवंबर कह रहा था। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश लिखा हुआ था। कर्मचारियों ने सरकार से दीपावली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और तर्क ये दिया गया कि इस बार दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाए। इस पर फिर आदेश में ये संशोधन किया गया, ये चेंज किया गया। तो पहले सार्वजनिक अवकाश दीपावली को लेकर 1 नवंबर घोषित था। कर्मचारियों की तरफ से, राज्य में लोगों की तरफ से ये मांग की गई कि जो शुभ मुहूर्त है दीपावली का वो तो 31 अक्टूबर को है। ऐसे में 31 अक्टूबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना चाहिए और लोगों की इस मांग को मानते हुए ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। और अब 31 अक्टूबर को दीपावली को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दीपावली के सार्वजनिक अवकाश में ये बदलाव लाया गया है। पहले ये
1 नवंबर था और अब दीपावली मनाने के लिए 31 अक्टूबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अनाउंसमेंट की गई है, लिखित में आदेश पारित किया गया है। देश भर में दीपावली त्योहार को लेकर धूम मची हुई है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासैंण में बिजली विभाग ने आगामी दीपावली त्योहार को लेकर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए। बिजली सप्लाई को सुचारू रखने के लिए भिकियासैंण डिवीजन के सभी पावर स्टेशन में कर्मचारी तैनात रहेंगे ताकि स्थानीय ग्रामीणों को त्योहार के मौके पर, दिवाली के मौके पर बिजली सप्लाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आने पाए। ऐसा काम हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। तो छोटा मोटा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, वो भी चल ही रहा है। जैसे माची सब से बात काम चल रहा है। बाकी लॉबी चौबी का काम हमने सभी कुछ करवा दिया है, सभी लाइन हो गए लगभग। थोड़ा बहुत जो चल रहा है तो वो चलते रहेगा, अभी चल जाते हैं, लगभग कंटिन्यूस रहेगा काम। रिपोर्ट से जिस ऑपरेशन चालू रखने की कोशिश है। सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी का क्या है शेड्यूल बना के सब सभी पावर स्थानों पे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। जितने हमारे कर्मचारी है सभी एक दो जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, सारे पावर हाउस में तैनात रहेंगे, तैयार रखेंगे। और लाइनमैन भी उनके जो हमारे शहरी सेक्टर के, तो शहरी सेक्टर को पावर हाउस में तैनात रहेंगे। बाकी अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में तैनात रहेंगे। वैसे नहीं होती है, लेकिन ऐसा है लाइनमैन हमारे जो है, ठेकेदार भी हमारे जो है, सभी को हमने तैनात रहने के लिए, पूरी टीम को उनके तैयार रहने के लिए। अगर कुछ तार टूट जाए, इस तरह की घटना हमारे संज्ञान में आएगी तो उसको तुरंत नहीं जाएगा, रात में जाना तो उसी टाइम पर जिसमें हमें सूचना मिलेगी उसी टाइम पर काम कराया जाएगा। और अब खबर पौड़ी से, जहां एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहारों को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना क्षेत्र में पीस कमेटी और सीएलजी मेंबर्स की बैठक लेने के निर्देश दिए, जिसके तहत थाना रिखड़ीखाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा सीएलजी मेंबर और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की बैठक ली गई। इसी तरह से जनपद के अन्य थाना अध्यक्षों द्वारा भी आगामी त्योहारों को देखते हुए थाना क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैठक करते हुए इस पर चर्चा की गई, वार्ता की गई। लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने स्तर पर किस तरह से सतर्कता बरत सकते हैं। आयोजित बैठकों में त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सभी लोगों से अपील करते नजर आए तमाम आला अधिकारी। दिवाली के त्यौहार हैं जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है उसको बढ़ा देते हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीजन में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दीपावली पर प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी। प्रदूषण विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में मशीनों के माध्यम से वायु प्रदूषण की निगरानी करनी शुरू कर दी है, जिससे दीपावली से 1 सप्ताह तक वायु प्रदूषण की निगरानी की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी और उसकी सैंपलिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिसको देखते हुए हल्द्वानी और नैनीताल शहर में एक मशीन लगाई गई है, जो दीपावली से 1 सप्ताह पहले और दीपावली के 1 सप्ताह बाद तक की वायु प्रदूषण की गुणवत्ता की जांच करेगी, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भेजी जाएगी। द्वारा हमको आदेश जारी किए गए हैं कि दीपावली से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक की हमें मॉनिटरिंग करना है, जिसके मद्देनज़र हमने जो है हल्द्वानी जल संस्थान में और नैनीताल में नगर पालिका में प्रांगण में हमने 2 मशीनें स्थापित करी गई हैं, PM10 की और PM 2.5 की, जिसका डेटा भी हमारे यहाँ 24 तारीख से आना शुरू हो गया है। तो 24 तारीख में अनेक जो AQI था वो 94 दर्ज किया गया है, 25 तारीख में 94 ही रहा और 26 तारीख में 98 दर्ज किया गया। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए क्लस्टर विद्यालयों, PM श्री विद्यालयों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।
बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एएनएम भी हम 391 एएनएमओं का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा ठोका। उन्होंने कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम की लगातार चिंता करते रहे हैं। केदारनाथ की देवतुल्य जनता इस बार फिर बीजेपी के साथ जाएगी, बीजेपी को ही इन उपचुनावों में जरूर जितवाएगी, ये आश्वासन देते नजर आए, ये भरोसा दिलाते नजर आए। माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को दीपावली की पर्व, दीपों के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि केदारनाथ, बाबा केदार हम सब के आराध्य देव हैं और निश्चित रूप से केदारनाथ जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि केदारनाथ 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अभी भी हम लोग केदारनाथ जीतने वाले हैं। वो दोनों सीटें पूर्व में भी कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस अपनी सीटों को कांग्रेस ने जीता है और मैं मानता हूं कि केदार बाबा, हम 2014 में अगर 13 की जो आपदा है उस आपदा को देखें और उसके बाद आज की केदारनाथ को देखें, बाबा केदार की भूमि को देखें। छात्र संघ चुनाव न होने से नाराज छात्रों के बवाल और आत्मदाह के प्रयासों के बाद कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। अल्मोड़ा में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक मनोज तिवारी इस दौरान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते नजर आए। छात्र संघ चुनाव न करवाने के सरकार के फैसले की आलोचना करते नजर आए। विधायक मनोज तिवारी ने कहा, सरकार की हठधर्मिता के चलते छात्र गलत कदम उठा रहे हैं, आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा करते हुए जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव करवाया जाना चाहिए ताकि छात्रों की मांगों को सम्मान दिया जा सके, नजरअंदाज ना किया जा सके। संघ चुनाव हुए हैं तो हमेशा विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने समयानुसार तिथि घोषित करी और छात्र संघ चुनाव को संपादित किया है। लेकिन क्या कारण है कि जो हमारा इस छात्र संघ चुनाव से जो हमारा नेतृत्व बढ़ता है, जो आने वाले समय में इस उत्तराखंड का भविष्य तय करता है, कई ऐसे हमारे लोग हैं जो आज विधायिका पे और संसद पे, जो हमारे विभिन्न पदों पे हैं, संसद के सांसद के पद पे हैं, विधायक के पद पे हैं, वो इसी छात्र राजनीति से आगे बढ़े हुए हैं और यहाँ से हमारा प्रथम पायदान है, सीढ़ी पायदान है और यहीं से हमारा नेतृत्व उभरता है। और क्या कारण है कि प्रदेश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी हठधर्मिता दिखा रही है और छात्र संघ चुनाव को टालना चाह रही है, जबकि चुनाव संपादित हो सकते हैं। और इससे पूर्व भी लिंगदो समिति की बात कह रही है, लेकिन लिंगदो समिति पहले भी लागू थी और इन्होंने पिछली बार भी, उससे पहले भी दिसंबर में चुनाव संपादित करवाए थे। उधर मंगलौर के गांव नगला चीना के रजत चौधरी ने जर्मनी जाकर वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया। इसे लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में ग्रामीणों ने रजत का फूल मालाओं के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जमकर स्वागत किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस अवसर पर रजत चौधरी ने बताया कि बड़ी कठिन मेहनत के बाद वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। देश के सभी युवाओं को वो ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो कोई भी खेल क्यों ना हो। बस यही कहना चाहूंगा, मैं अपने गांव, अपने परिवार की तरफ से बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच पाया अपने घर वालों के, परिवार की, गांव वालों की सपोर्ट की वजह से। जहाँ भी हूँ मैं आज मेरे परिवार की और गांव वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। कितनी कठिनाई इस मुकाम पर पहुंचने? कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन मेरे घर वालों का सबका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा था, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आगे क्या कर?
आगे तो यही है, खेलते रहना है अभी वॉलीबॉल और इसी में अपना अपने परिवार का नाम रोशन करना है। गांव का किस तरह से नाम रोशन किया आपने? गांव का नाम रोशन करने के लिए काफी टाइम लग गया है मुझे। बचपन से 6th क्लास से मैंने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था और अभी हम जर्मनी में खेलने गए थे वॉलीबॉल वर्ल्ड रेलवे चैंपियनशिप, जिसको मैं जीत कर आया हूं अभी। वहीं हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने के बाद वहां हड़कंप मच गया। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है। हरकत में आई जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपित शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया। हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से यह सूचना मिली थी कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा सा डेटोनेटर पड़ा हुआ है। जीआरपी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर को बरामद करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से यूपी के रामपुर निवासी अशोक को संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए पकड़ लिया। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर और बरामद हुए हैं। एसपी जीआरपी का कहना है कि ये मामला बेहद गंभीर है, संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा ताकि किसी भी घटना को, किसी भी हादसे को रोका जा सके, समय रहते कार्रवाई की जा सके। तो रेलवे ट्रैक से डेटोनेटर मिलने के बाद वहां पर माहौल गंभीर हो गया, हड़कंप मच गया। तुरंत जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची और इस डेटोनेटर को ट्रैक से उठाया गया। और इसके अलावा वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उनकी जब फुटेज को खंगाला गया, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पर घूमते हुए, वहां पर टहलते हुए मिला, जिसके बाद उसको ट्रेस किया गया। और फिर उस तक जब पुलिस की टीम पहुंची तो वो चौंक गई, क्योंकि उस आरोपी शख्स के पास और भी बहुत सारे डेटोनेटर फिर पुलिस ने बरामद किए। और इस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते यहां पर पुलिस की सतर्कता के चलते टल गया। इसमें की सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं और लगातार हम इस ओर सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। लगातार हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और आरपीएफ के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन में हम लोग ट्रैक्स पर चेकिंग भी करते हैं। संदिग्ध जो है उनके खिलाफ हम लोग सत्यापन की कार्रवाई भी लगातार वहीं जनपद रुद्रप्रयाग रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया। ये कामयाबी हाथ लगी। बता दें आपको, बीती रात पुलिस चौकी चिंचोली द्वारा एसडीआरएफ की टीम को सूचित किया गया था कि ऐसे करके रामबाड़ा के पास जो नदी है उसकी दूसरी तरफ 3 युवक फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू की जरूरत है और इसलिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तुरंत वहां मौके पर पहुंची। एसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंचकर टीम के द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए नदी के दूसरे छोर से इन तीनों ही फंसे हुए युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। तो एसडीआरएफ की टीम ने वहां नदी के दूसरे छोर पर जो 3 युवक फंसे हुए थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उन तीनों को ही सकुशल रेस्क्यू कर लिया है और ये बड़ी कामयाबी एसडीआरएफ की टीम को मिली है। दरअसल जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली स्थानीय लोगों के थ्रू कि 3 लोग नदी के दूसरे छोर पर फंस गए हैं, इधर आने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना वहाँ कोई पुल है, ना किसी तरह की कोई पुलिया है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्म किया गया और एसडीआरएफ की टीम फिर तुरंत अपनी तैयारियों के साथ वहाँ पर मौके पर पहुँची और नदी के उस दूसरे छोर से तीनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। वहीं पिथौरागढ़ मुंशियारी मोटर मार्ग में बंगा पानी के बरम के पास एक कार अनियंत्रित होकर गोरी नदी में गिर गई, जहां कार से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। जो कार बरामद हुई नदी में गिरी हुई, उस कार से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में, इस हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम वहां पर लगी हुई है।
उधर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से रावल धर्मानंद सेमवाल को मंदिर समिति का अध्यक्ष और सुरेश सेमवाल को एक बार फिर सचिव पद पर मनोनीत किया गया। इस मौके पर गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने नई कार्यकारिणी को अपनी बधाई देकर सफल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं भी दी। हरिद्वार का भल्ला स्टेडियम जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। अगले एक सप्ताह में इसके पूर्ण निर्माण के बाद यहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आयोजित करवाए जा सकेंगे। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की 3 क्रिकेट पिच बनाई गई, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने आज इस स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया ये स्टेडियम सप्ताह भर में तैयार हो जाएगा। इस स्टेडियम की पिच के लिए हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर से विशेष मिट्टी मंगाई गई। अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत प्रदेश के युवा प्रतिभाओं को उचित मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। अब इस मैदान में दिन के साथ रात में भी मैचों का आयोजन संभव हो पाएगा, क्योंकि यहां दुधिया रोशनी की भी व्यवस्था करवा दी गई है। ये स्टेडियम हमारा ऑलमोस्ट एवरी वर्क हैज़ बीन डन, ओनली फिनिशिंग पार्ट रहता है। तो द ग्राउंड इज बिंग लेवल। जो हमारे बॉर्डर्स हैं उधर का ड्रेनेज का भी काम हमने कर दिया है। जहाँ थोड़ी सी हमारी कारपेट घास बेचनी है, वो मेरे ख्याल से अराउंड अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर का एरिया, मतलब मान के चलूँ मैं 100 मीटर चौड़ाई और 2 मीटर 100 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, इतना ही एरिया हमारा रह गया होगा, जिसपे अभी हमें कारपेट घास बिछानी है। तो ये भी हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो वीक और सो वी विल बी रेडी टू प्ले अ मैच है इनॉग्रेशन कराने का, और हम अपने हरिद्वार की जनता के लिए भी इस ग्राउंड को खोल पाएंगे। उनके लिए यही बोला गया था कि शहीद पार्क का नाम इसको दिया जाए, ताकि लोग समझ सकें कि ये किस लिए फेमस है, क्यों तो सब लोग उसको जाने। तो भगत सिंह, राजगुरु जी और हमारे जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जब उन्होंने अपनी जान दी थी, उनके बलिदान के लिए वो पार्क बना। वहीं हरिद्वार जिले में स्थित नारसन ब्लॉक के ठसका गांव से डेंगू के अब तक 72 मामले सामने आ चुके हैं। इससे ठसका गांव समेत आसपास के गांव में भी हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ डेंगू का सीजन अपने अंतिम दौर में है, वहीं जाते जाते सिस्टम के दावों की डेंगू पोल खोल रहा है। गांव से हर रोज तकरीबन लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर, इन बढ़ती हुई डेंगू की संख्या पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा वहां पर जितने भी डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, किस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं करवाई जा रही हैं। हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर को इकबालपुर स्थित हेरिटेज ग्लोबल स्कूल के चौकीदार इकबाल की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया, चौकीदार की हत्या की साजिश स्कूल के माली और बस ड्राइवर ने अपने एक रिश्तेदार के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर चौकीदार की टोका-टाकी से नाराज था, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए स्कूल स्टाफ की गतिविधि और मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस मामले का खुलासा किया। 5 अक्टूबर के दिन ग्राम हरजोली झोचा, जो हमारे झबरेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल, जो हेरिटेज ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पर कार्यरत एक व्यक्ति इकबाल, जो वहाँ पर चौकीदारी का काम करता था, उसकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और इस हत्या में डंडे का उपयोग किया गया था। इसमें जो प्रतिवादी हैं, जो हत्या करने वाले हैं, वो अज्ञात थे। तत्काल जो इकबाल है उसके पुत्र के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस तब से ही लगातार इस खुलासे को लेके हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे।